हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 17 मई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2025। तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत है वो वर्ष 2010 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, डेंगू के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, और वर्ष 2010 से इसकी शुरुआत की गई थी। इस वर्ष इसकी थीम है वो शीघ्र कार्रवाई करें, डेंगू रोकें, स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन रखी गई है। तो थीम क्या है इसकी? शीघ्र कार्रवाई करें, डेंगू रोकें, स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन रखी गई है इसकी थीम। ठीक है, और डेंगू है वो एक वायरल संक्रमण है जो संक्रमित मच्छरों एडिस एजिप्टी के काटने से मनुष्यों में फैलता है और ये जीनस फ्लेवी वायरस के कारण होता है। इसके वायरस का नाम जीनस फ्लेवी वायरस है और मच्छर का नाम एडिस एजिप्टी है। तो ये था राष्ट्रीय डेंगू दिवस। अगला है डाक विभाग द्वारा कोडाईकनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। कोडाईकनाल सौर वेधशाला है उसकी स्थापना को 125 वर्ष हो गए हैं अप्रैल में। ठीक है, तो भारत सरकार के डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। 1 अप्रैल 1899 को स्थापित कोडाईकनाल सौर वेधशाला तमिलनाडु के प्लानी हिल्स में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1899 को और ये इसकी 125वीं वर्षगांठ है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु के प्लानी हिल्स में स्थित है कोडाईकनाल सौर वेधशाला। ये देश की सबसे लंबे समय से चलने वाली खगोलीय वेधशाला है। ठीक है, तो कोडाईकनाल सौर वेधशाला है उससे पहले एक मद्रास वेधशाला स्थापित की गई थी। ठीक है, उसको भी बाद में इसी में मर्ज कर दिया गया और ये देश की सबसे लंबे समय तक चलने वाली खगोलीय वेधशाला है। इसका संचालन है वो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु द्वारा किया जाता है। कौन करता है इसका संचालन? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु। ठीक है, 20वीं सदी के प्रारंभ से प्रतिदिन रिकॉर्ड की गई 1.48 लाख डिजिटाइज सौर छवियों और सूर्य की हजारों अन्य छवियों का डिजिटल संग्रह। तो इसमें सूर्य की 1.48 लाख डिजिटाइज सौर छवियों और हजारों अन्य छवियों का डिजिटल संग्रह है। विश्व में सूर्य का सबसे लंबा निरंतर दैनिक रिकॉर्ड है उनमें से एक है। जो कोडाईकनाल वेधशाला का जो रिकॉर्ड है वो सूर्य के सबसे लंबे निरंतर दैनिक रिकॉर्डों में से विश्व में एक है। ठीक है, वन ऑफ देम। और इसकी प्रमुख वैज्ञानिक खोज है वो है एवरशेड प्रभाव। तो इसकी खोज 1909 में जॉन एवरशेड द्वारा कोडाईकनाल सौर वेधशाला में की गई थी। और इस एवरशेड प्रभाव होता क्या है? तो सन स्पॉट में जो सूर्य पर जो धब्बे हैं उसमें गैसों का रेडियल प्रवाह होता है जिसे एवरशेड प्रभाव के रूप में जाना जाता है। और इसकी खोज वर्ष 1909 में जॉन एवरशेड द्वारा की गई थी। तो उनके नाम पर इसका नाम एवरशेड प्रभाव रख दिया गया। तो ये इसकी कोडाईकनाल वेधशाला की प्रमुख खोज है। ठीक है, नेक्स्ट है एक देश एक धड़कन। तो ये देशभक्ति की अमर भावना को भावभीनी श्रद्धांजलि देने और राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, राष्ट्र के जो गुमनाम वीर हैं उनको सम्मानित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है एक देश एक धड़कन। इस दिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में देश भर में 60 से अधिक विरासत स्मारकों को तिरंगे से रोशन किया गया। ठीक है, तो जो ASI है उसके जो स्मारक हैं उसकी देखरेख में 60 से अधिक स्मारकों को वहां पर जो 60 से अधिक स्मारक हैं उनको तिरंगे से रोशन किया गया। ठीक है, ये लाल किले पर की गई। नेक्स्ट है राजों की बावली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड इंडिया और TCS फाउंडेशन के सहयोग से नई दिल्ली स्थित मेहरौली पुरातत्व उद्यान में 16वीं शताब्दी की राजों की बावली का संरक्षण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। तो राजों की बावली कहाँ स्थित है? तो ये मेहरौली पुरातत्व उद्यान में नई दिल्ली में स्थित है। मेहरौली पुरातत्व उद्यान में नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और अभी इसका संरक्षण कार्य किया गया है तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड इंडिया और TCS फाउंडेशन के सहयोग से। ठीक है, इनके द्वारा किया गया है वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड इंडिया और TCS फाउंडेशन के सहयोग से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा। और ये 16वीं शताब्दी की बावड़ी है। ठीक है,
ये परियोजना वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड की भारत की ऐतिहासिक जल प्रणालियां नामक पहल का हिस्सा थी, जिसे टीसीएस फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड की जलवायु विरासत पहल के अनुरूप है। ठीक है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड की एक पहल है जलवायु विरासत पहल। ठीक है, CHI, क्लाइमेट हेरिटेज इनिशिएटिव। तो उसके अंतर्गत वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स इंडिया ने भारत में एक प्रोग्राम चला रखा है, भारत की ऐतिहासिक जल प्रणालियां। तो उसके तहत इस जल प्रणाली का संरक्षण किया गया है। लगभग 1506 में लोधी, ठीक है, जो लोधी वंश था, राजवंश था, ठीक है, इब्राहिम लोधी। तो उसके दौरान निर्मित राजों की बावली लोधी युग की वास्तुकला और पारंपरिक जल इंजीनियरिंग का प्रमाण है। ठीक है, 1506 में इसका निर्माण हुआ था लोधी राजवंश के दौरान। ठीक है, ये 4 स्तरीय बावली न केवल पानी के भंडारण के लिए बल्कि यात्रियों को छाया और विश्राम प्रदान करने के लिए भी सोच समझकर डिजाइन की गई थी। ठीक है, तो इसमें इस तरह से बरामदे बने हुए थे, तो उसमें यात्री आराम भी कर सकते थे। ठीक है, इसके सुंदर मेहराबदार स्तंभ, पुष्प और ज्यामितीय पैटर्न वाले नक्काशीदार स्टुको मेडेलियन और बारीक नक्काशीदार पत्थर की सजावट उस युग की कलात्मक उत्कृष्टता को दर्शाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो इसके पत्थर हैं उन पर नक्काशी भी की गई है। ठीक है, बारीक ज्योमेट्रीय पैटर्न, पुष्प बनाए गए हैं, मेहराबदार इसके स्तंभ हैं। तो ये उस काल की कलात्मक उत्कृष्टता को दर्शाती है, उस काल की जो स्थापत्य कला थी उसको ये दर्शाती है। 1610 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली ये बावली 13.4 मीटर की गहराई तक जाती है, जिसका मुख्य टैंक है इसके आधार पर 23 गुना 10 मीटर का है। ठीक है, जो इसका मुख्य टैंक है वो 23 गुना 10 मीटर का है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड है, WMF है, उसे जिसे पहले इंटरनेशनल फंड फॉर मॉन्यूमेंट्स IFM कहा जाता था। उसकी स्थापना वर्ष 1965 में कर्नल जेम्स ए ग्रे ने की थी, जो पिसा की झुकी हुई मीनार के सामने आने वाली चुनौतियों से प्रेरित हुए थे। ठीक है, तो इसकी स्थापना वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड की स्थापना वर्ष 1965 में कर्नल जेम्स ए ग्रे ने की थी। ठीक है, और वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड की भारत की ऐतिहासिक जल प्रणालियां नामक पहल के अंतर्गत संरक्षित की गई अन्य जल प्रणालियां। ठीक है, तो और कौन कौन सी हैं जिनका संरक्षण इस पहल के अंतर्गत किया गया है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा? तो ताज बावड़ी कर्नाटक की है, कुंड वाव ये गुजरात की है, और जयपुर बावली ये राजस्थान की है। इनका संरक्षण भी इस पहल के तहत किया गया है। ताज बावड़ी कर्नाटक, कुंड वाव गुजरात, जयपुर बावली राजस्थान। अगला है प्रथम सागरमाथा संवाद। तो 16 से 18 मई तक काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था। प्रथम सागरमाथा संवाद 16 से 18 मई तक काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित हुआ था? काठमांडू नेपाल में। और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा सागरमाथा संवाद के उद्घाटन सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। तो भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव गए थे इसमें सागरमाथा संवाद में। और भूपेंद्र यादव ने नाजुक पर्वतीय इकोसिस्टम की रक्षा के लिए वैश्विक कार्रवाई हेतु 5 सूत्रीय आह्वान की रूपरेखा प्रस्तुत की वहां पर। ठीक है, जो पर्वतीय इकोसिस्टम है उसकी रक्षा के लिए तो पहला उसमें उन्नत वैज्ञानिक सहयोग, दूसरा है जलवायु लचीलापन का निर्माण, जलवायु अनुकूल उपायों में निवेश, ग्लेशियल झील विस्फोट, बाढ़ जैसी आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश। तीसरा है पर्वतीय समुदायों को सशक्त बनाना, चौथा है हरित वित्त उपलब्ध कराना, और पांचवा है पर्वतीय परिप्रेक्ष्य को मान्यता देना। ठीक है, तो ये 5 सूत्रीय योजना वहां पर प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा खुफिया और जांच कार्यशाला। तो इसका आयोजन 12 से 16 मई 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में 12 से 16 मई तक। ठीक है, और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से इसकी मेजबानी की गई। इसकी मेजबानी नाडा और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा की गई। और वाडा के तत्वाधान में और इंटरपोल और स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी में इसको आयोजित किया गया। वाडा द्वारा इसको इंटरपोल और स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी में इसको आयोजित किया गया, और इसकी मेजबानी नाडा और भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा की गई। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति द्वारा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वितरण। ठीक है, तो पुरस्कार तो पहले ही घोषित कर दिए गए थे, लेकिन अभी ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है,
और जो गुलजार थे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो 2 लोगों को दिया गया था। संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य और उर्दू के लिए गुलजार को। तो रामभद्राचार्य जी ने अपना पुरस्कार ग्रहण कर लिया और गुलजार थे वो खराब स्वास्थ्य की वजह से अपना पुरस्कार ग्रहण नहीं कर पाए। ठीक है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 है। ये 2023 के थे। जो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार थे वो 2023 के लिए दिए गए थे। जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 2024 के लिए दिया गया। तो ये हिंदी कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान करने की घोषणा की गई है। किनको? विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, ये हिंदी के लेखक है। ठीक है, तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान करने की घोषणा की गई है। विनोद कुमार शुक्ल है ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले और हिंदी के 12वें लेखक है। वो छत्तीसगढ़ के पहले लेखक है और हिंदी के 12वें लेखक है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ये मलयाली लेखक है। ठीक है, मलयालम में लिखते थे जी शंकर कुरूप, मलयाली लेखक थे। ठीक है, जी शंकर कुरूप, इनको 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है जो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी एक में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्यिक लेखन के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है और 2013 से इसे अंग्रेजी भाषा में भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो अभी ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जा रहा है। तो 22 अनुसूचित भाषाएं हैं वो और एक अंग्रेजी, 2013 से अंग्रेजी में भी दिया जा रहा है। इस पुरस्कार में नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और ज्ञान की देवी वाग्देवी की कांस्य प्रतिकृति प्रदान की जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1965 से विभिन्न भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन देता है? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। तो इसके द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT द्वारा दुबई संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित किया गया है। तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इसकी घोषणा काफी पहले हो गई थी लेकिन अभी इसको नियामक की मंजूरी मिली है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा UGC द्वारा इसको अनुमति दे दी गई है, तो इसलिए ये अभी न्यूज में है। नेक्स्ट है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा 150 अरब से अधिक आधार प्रमाणीकरण की उपलब्धि हासिल की गई है। ठीक है, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 150 अरब से अधिक आधार प्रमाणीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अनुसार अप्रैल में लगभग 210 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेन देन किए गए जो 2024 के इसी महीने की तुलना में लगभग 8% अधिक है। और आधार eKYC बैंकिंग सेवा और गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और व्यापार को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकारी और निजी क्षेत्र की 100 से अधिक संस्थाएं लाभ और सेवाओं की सुचारू डिलीवरी के लिए फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग कर रही हैं। ठीक है, 100 से अधिक संस्थाएं हैं वो फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेल्जियम द्वारा परमाणु ऊर्जा की चरणबद्ध समाप्ति को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो बेल्जियम की संसद ने देश में परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना को खारिज करने के लिए मतदान किया है। पहले उन्होंने परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए एक योजना लाए थे, वो अभी उसको समाप्त कर दिया गया। 2003 में बेल्जियम ने परमाणु ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त करने के लिए एक कानून पारित किया था। ठीक है, 2003 में पारित किया गया था ये कानून और अभी उसको रोक दिया गया है। कानून में कहा गया था कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को 2025 तक बंद कर दिया जाना चाहिए, जबकि नए रिएक्टरों के निर्माण पर रोक लगा दी गई थी। तो कब तक बंद करने का लक्ष्य रखा था? वर्ष 2025 तक बंद करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी वहां की संसद ने इस कानून को रद्द कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बेल्जियम के बिजली उत्पादन का लगभग 40% परमाणु ऊर्जा से बनता है। कितना प्रतिशत? 40%। और भारत में अभी इसका हिस्सा बहुत कम है। ठीक है, लगभग 2% के आसपास इसका हिस्सा है। ठीक है, याला ग्लेशियर, तो नेपाल ने हिंदुकुश हिमालय में लांगटंग में स्थित याला ग्लेशियर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ठीक है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, तो इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया नेपाल में याला ग्लेशियर का। और ये कहाँ स्थित है? तो नेपाल के हिंदुकुश हिमालय में लांगटंग में स्थित है याला ग्लेशियर।
बौद्ध भिक्षु, जलवायु वैज्ञानिक और स्थानीय समुदाय, एक गंभीर समारोह, एक दुर्लभ बर्फ अंतिम संस्कार, आइस फ्यूनरल। ठीक है, आइस फ्यूनरल, बर्फ अंतिम संस्कार के लिए एकत्र हुई ताकि जो कुछ बचा है उसका सम्मान किया जा सके और तेजी से हो रहे नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। तो इसलिए किया गया है क्योंकि ये तेजी से लुप्त हो रहा है, तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है, इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 1970 के दशक से अब तक ये 66% तक सिकुड़ चुका है, जिससे नेपाल का पहला ऐसा ग्लेशियर बन गया है जिसे मृत घोषित किया गया है। ठीक है, अंतिम संस्कार कब करते हैं? जब कोई आदमी मर जाता है। ठीक है, तो इस याला ग्लेशियर को भी मृत घोषित कर दिया गया है और इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इसमें किसी ग्लेशियर के लिए पहला अंतिम संस्कार 2019 में आइसलैंड के ओकजोकुल ग्लेशियर के लिए किया गया था। किसका किया गया था? आइसलैंड के ओकजोकुल ग्लेशियर का। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, उनमें से काफी लुप्त भी हो गए, समाप्त भी हो गए हैं, तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। नेक्स्ट है सिक्किम के राज्य के दर्जे की 50वीं वर्षगांठ। तो सिक्किम के 16 मई को राज्य के दर्जे की 50वीं वर्षगांठ थी, स्टेटहुड डे था इसका, सिक्किम का 16 मई को। तो संविधान के 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को भारत संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था। इससे पहले संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम 1974 ने सिक्किम को अनुच्छेद 2A के तहत भारत संघ के सहयोगी राज्य का दर्जा दिया था। पहले 35वें संविधान संशोधन अधिनियम से सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, और फिर 36वें संशोधन अधिनियम से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। संविधान के 36वें संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा इस अनुच्छेद 2A को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, ये भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। और संविधान में अनुच्छेद 371F को जोड़ा गया था, जिसमें सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 371F से सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है आकाश तीर। तो हाल ही में पाकिस्तान के साथ सीमा पर हुई झड़पों के दौरान ड्रोन और मिसाइल खतरों को बेअसर करने में आकाश तीर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये है आकाश तीर, और ये क्या है? एक AI संचालित पूर्णतया स्वचालित वायु रक्षा समाधान है, जिसे ड्रोन, मिसाइलों, माइक्रो UAV और लोइटरिंग म्यूनिशन को रोकने और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो एक AI संचालित पूर्णतया स्वचालित वायु रक्षा प्रणाली है ये। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित, और इसका विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है। ठीक है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से इसका विकास किया है। आकाश तीर कई स्रोतों से डेटा एकत्र कर संसाधित करता है और स्वचालित वास्तविक समय में मारक निर्णय लेने में सक्षम है। आकाश तीर है वो व्यापक CIC4ISR कमान, नियंत्रण, संचार, कंप्यूटर, बुद्धिमत्ता, सर्विलांस और टोही प्रणाली का हिस्सा है, जो अन्य प्रणालियों के साथ समन्वय रखते हुए काम करता है। यह वाहन आधारित होने से यह प्रणाली गतिमान रहती है और शत्रुतापूर्ण माहौल में से सुगमता से संचालित किया जा सकता है। ठीक है, तो युद्ध के समय इसे आसानी से मूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है वो भारत के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियानों में से एक है। ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कुर्रागुटालू पहाड़ियों पर चलाया जा रहा है। ठीक है, और इसमें अभी 31 माओवादियों को सशस्त्र बलों ने मार गिराया है। जंगली पहाड़ी इलाकों में माओवादी गढ़ों को लक्ष्य बनाकर चलाया जाने वाला 21 दिवसीय उच्च तीव्रता वाला आतंकवाद विरोधी मिशन है। ठीक है, तो इसमें तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की पुलिस, ठीक है, दोनों राज्यों की पुलिस, CRPF और कोबरा बटालियन है वो शामिल है। उनका एक एकीकृत मिशन है, ये ऑपरेशन है। और ये मिशन संकल्प जो अपन ने पढ़ा था, हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था, तो उसके अंतर्गत ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया जा रहा है। और भारत सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करने का लक्ष्य रखा है। 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, नेक्स्ट है सुपरवेट शतरंज क्लासिक। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदन ने रोमानिया के बुखारेस्ट में सुपरवेट शतरंज क्लासिक जीता है। ठीक है, तो किसने जीता है? R प्रज्ञानंद ने। ये कहाँ आयोजित हुआ है? रोमानिया के बुखारेस्ट में।
विश्व चैंपियन डी गुकेश हैं, इस टूर्नामेंट में 9वें स्थान पर रहे हैं। डी गुकेश 9वें स्थान पर रहे हैं और जीता है प्रज्ञानंदनी, आर प्रज्ञानंदनी, सुपरवेट शतरंज क्लासिक। नेक्स्ट है दोहा डायमंड लीग पुरुष भाला फेंक स्पर्धा 2025। तो भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हैं, वो 90.23 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। कितने मीटर का थ्रो किया उन्होंने? 90.23 मीटर, और ये इनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो है अब तक का। ठीक है, 90.23 मीटर। और जर्मनी के जूलियन वेबर हैं, उन्होंने 91.06 मीटर का थ्रो फेंककर पहला स्थान हासिल किया। कितनी दूरी पर फेंका? 91.06 मीटर पर। और नीरज ने कितनी दूरी पर फेंका? 90.23 मीटर पर, और ये नीरज का सर्वश्रेष्ठ थ्रो है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। तो ये 7वां संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, और ये 4 से 15 मई तक बिहार के पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय और नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसकी मेजबानी बिहार सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये बिहार के 5 स्थानों पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय और नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इसकी पदक तालिका में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। टोटल 158 पदक महाराष्ट्र ने जीते हैं, महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, 158 पदक जीते हैं टोटल, 58 गोल्ड, 47 रजत और 53 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा है, जिसने 39 स्वर्ण, 27 रजत और 51 कांस्य जीते हैं। टोटल 117 पदक जीते हैं। तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा है, जिसने 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल राजस्थान के 60 पदक हैं। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।